बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। ईरान ने अस्करी महाज के बाद नफसियाती जंग के मुज़ाकराती महाज पर भी अमरीका और सदर ट्रंप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं। एक पॉडकास्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं और वो मुज़ाकरात से मुतालिक मंजूरी भी दे रहे हैं। सदर ट्रंप, जो कभी मुश्तबा खामनाई को देखने के रवादार नहीं थे, अब उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि शायद किसी मौके पर वो ईरानी आयतुल्लाह से मुलाकात भी करेंगे। तजियाकारों के मुताबिक ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात की मेज़ पर मैदान जंग से भी ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहे हैं। वो कामयाब हिकमत अमली के साथ हर अमरीकी चाल को इस पर ही उल्टा रहे हैं। सदर ट्रंप, जो खुद को डायलॉग किंग कहते हैं, ईरान के सामने बेबस है। ईरानी हुक्काम अमरीकी टीम को मुज़ाकराती बसात पर मुसलसल चेकमेट कर रहे हैं। सदर ट्रंप के हालिया बयानात और इंटरव्यूज़ का जायजा लें तो यूं लगता है कि वो ईरान से मुज़ाकरात की कामयाबी और डील के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। पॉडकास्ट से पहले एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहदा कर लें। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। गुफ्तगू मुसलसल जारी है। अगले लम्हे कहा कि बात किस सिम जाएगी ये कोई नहीं जानता। दूसरी जानिब ईरान के जजीरा कशम पर अमरीका के ताज़ा हमलों के बाद जंग एक बार फिर खित्ते के दीगर ममालिक तक फैलती हुई नजर आ रही है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेस्ट पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अमरीकियों ने साबित कर दिया है कि वह सफारतकारी की जुबान से ज़्यादा मिसाइलों की जुबान समझते हैं। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पासदार इनकलाब ने जजीरा कशम में कम्युनिकेशन टावर पर अमरीकी हमले के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदार इनकलाब ने बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया है। इसके अलावा कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमरीका और बहरीन फोर्सेस ने मार गिराए हैं। इसके अलावा कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइलों को मार गिराने का भी दावा किया गया है। कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि बुध को अलल सुबह इसकी मुसल्लह अफवाज ने ईरानी हमलों के दौरान 13 बैलिस्टिक मिसाइलों 17 ड्रोन्स को तबाह किया है। सरकारी खबर रसाएं जैसी कुवैत न्यूज़ के मुताबिक वजारत दिफा के तर्जुमान कर्नल सऊद अल अतवान का कहना था कि उनकी मुसल्लह अफवाज ने 13 बैलिस्टिक मिसाइलों को अपनी फ़िज़ाई हदूद में कुछ रिहायशी इलाकों के ऊपर तबाह किया है, जिसके नतीजे में उनका मलबा गिरा। उन्होंने दावा किया कि ईरानी हमलों में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर आम शहरी और आम तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में एक इंडियन शहरी हलाक हुआ, मुतादिद लोग जख्मी हुए और वसी पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद की वीडियो सामने आई, जिसमें एयरपोर्ट पर आग भड़कने और धुआं उठते हुए देखा जा सकता है। कुवैती हुक्काम और सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में एयरपोर्ट की तनसीबात और सफारती मिशन को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 63 जख्मी हो गए हैं। कुवैती वजारत सेहत के मुताबिक कुवैत पर ईरानी हमले में जख्मी होने वालों में एयरपोर्ट के मुलाजिम और मुसाफिर भी शामिल थे। ईरान ने अपने बयान में दावा किया कि कुवैत और बहरीन इन अमरीकी हमलों की बराह रास्त और वाज़ेह जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि दोनों ममालिक की सरजमीन और फौजी सहूलियात को ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी ऑपरेशन की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया है। पासदारान इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हालिया हमलों का आगाज़ गुज़िश्ता रात उस वक्त हुआ जब आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया कि गुज़िश्ता रात अमरीकी फ़ौज ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिससे जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुँचा। बयान के मुताबिक इस वाक़े के बाद ईरानी बहरिया ने रद्द अमल दिया और जवाब में अमरीकी सेहूनी दुश्मन के जहाज़ पनाया को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से खलीजी खित्ते में हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सफारती सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान, फ्रांस, तुर्किया, कतर, मिस्र और सऊदी अरब के आला हुक्काम से राब्ते करने उन्हें खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ होने वाली बातचीत में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे, जहाँ अब्बास इराक़ची ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद की तदफीन के लिए 3 रोज़ा सरकारी तकरीबात का ऐलान कर दिया गया है। ईरान की सरकारी और नीम सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली खामनाई की तदफीन के सिलसिले में 3 रोज़ा अवामी और सरकारी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अली खामनाई शहीद की नमाज जनाजा और दीगर तकरीबात तेहरान, कुम और मशहद में मुनक्किद होंगी। तेहरान की बल्दिया के समाजी और सकाफती अमूर के नायब मोहम्मद अमीन तवक्कली ज़ादा ने बताया कि साबिक रहबर आला शहीद आयतुल्लाह खामनाई की अलविदाई तकरीबात और नमाज जनाजा के इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमीन तवक्कली अलीज़ादा के मुताबिक मुमकिना तौर पर अलविदाई तकरीबात ज़िलहज के ख़त्म और मुहर्रम के आगाज़ में यानी तकरीबन 2 हफ्ते बाद की जाएंगी। इस तकरीब की जिम्मेदारी पासदारान इनकलाब के पास होगी और इसमें 3 रोज़ा अवामी अलविदाई प्रोग्राम रखा गया है। मोहम्मद अमीन तवक्कली ज़ादा के मुताबिक तेहरान में अलविदाई और जनाजे की तकरीबात कम अज़ कम
24 घंटे जारी रहेंगी, जबकि दारुल हुकूमत में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इसी पेश नज़र शहरी इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे गैर मामूली इंतजामात कर रहे हैं। तेहरान के बाद कुम और मशहद में भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तवक्कुलीज़ादा ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई शहीद की तदफीन उनकी वसीयत और रिश्तेदारों की तजवीज़ के मुताबिक मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर होगी। तेहरान की बल्दिया के समाजी और सकाफती अमूर के नायब अमीन तवक्कुली अलीज़ादा के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई शहीद का जस्ते खाकी कुम, करिज और समनान समेत जिन शहरों से मशहद तक ले जाया जाएगा, उन शहरों में कम से कम एक दिन की तकरीबात की मेज़बानी की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि तकरीबात के हतमी शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। तेहरान की इस्लामी तबलीग कौंसिल के सरबराह मोहसिन महमूदी पहले ही कह चुके हैं कि अली खामनाई शहीद की तदफीन एक आलमी तकरीब होगी जो ईरान और इस्लाम की तारीख में रकम होगी। तवक्को है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कश्मीर और इस्लामी दुनिया के दीगर ममालिक से अज़ादार इस मौके पर मशहद का रुख करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र खसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। तवक्कुलीज़ादा के मुताबिक इराकी कबाइल, अवाम और पार्लियामेंट की जानिब से भी तदफीन की मेज़बानी की दरख्वास्त की गई है। ताहम मौजूदा हालात में एक हसास मामला है और इस पर गौर किया जा रहा है। तजियाकारों के मुताबिक सदर ट्रंप जितनी मर्जी तारीखें दे दें, साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद की तदफीन की सरकारी तकरीबात के ऐलान के बाद फौरी तौर पर किसी डील के इम्कानात कम है। यह भी कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप की जानिब से बार बार शराइत में तब्दीली से मामलात बंद गली में चले गए हैं। ज़िलहज के आखिर तक मुज़ाकरात की बेल मुंडे ना चढ़ी तो डील के हवाले से कोई भी पेशरफ यौम आशूर के बाद ही हो सकती है, जो मुमकिन तौर पर 26 जून बरोज़ जुम्मा हो सकती है। दूसरा, पाकिस्तान में बजट मसरूफियात के बायस भी जून के आखिर तक बड़ा स्टेज सजने के इम्कानात कम है। सदर ट्रंप और अमेरिका अगर कोई डील चाहते हैं तो उन्हें अगले 2 दिन में कोई फैसला करना होगा, वरना बाद 4 जुलाई को अमेरिका के यौम आज़ादी की तकरीबात के बाद तक भी जा सकती हैं। सूरत हाल ये है कि आलमी मईशत मजीद 1 माह के लिए इस जंग का बोझ उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि जंग के इब्तदाई 3 माह के दौरान आलमी मंडी को 1 अरब बैरल से ज़ायद तेल की किल्लत का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए आलमी तवानाई एजेंसी और मुख्तलिफ ममालिक के स्ट्रेटेजिक ज़खायर को इस्तेमाल किया गया। सूरत हाल को संभाला दिया गया। अब सवाल यह है कि पहले जंग खत्म होगी या आलमी ताकतों के स्ट्रेटेजिक ज़खायर। माहिरीन मईशत और बैनुल-अक़वामी इदारे खबरदार कर रहे हैं कि अगर आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म ना की गई तो जुलाई और अगस्त में तेल की कीमतें दोबारा तेजी से बढ़ेंगी, जिससे आलमी मईशत कसाद बाजारी के दहाने पर पहुंच सकती है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर बात कर लेते हैं माहिर मशरिक़ वस्ता अमूर मंसूर जाफ़र साहब से। मंसूर जाफ़र साहब, ईरान पर अमेरिका के ताज़ा हमले और जवाब में ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमलों के बाद आपको मामलात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या हालात मजीद कशीदा होंगे? बहुत शुक्रिया जी। जहां तक तो भी रिसेंट जो झड़पें कहा जाए या स्क्रमिशेस कहा जाए, इनका ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ ये आप समझ लीजिए वो जैसे होता है ना, चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो ये वो कैफियत है इस वक्त इस पूरे कज़िये के अंदर। अमेरिका ईरान जंग और इस वक्त जो मामलात सेटल डाउन होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों फरीक अपने अपनी जो शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और अपने आवाम को, अपने जो दाखिली वोटर्स हैं, उन्हें एक फतह याब ऑर्गन के तौर पे जो है वो शो करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि आखिरी वक्त तक दोनों फरीक जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन इस नौयत की झड़पें जो है वो उसका खदशा आइंदा मुस्तकबिल के लिए भी जाहिर किया जा रहा है और शायद आगे चलकर ये चलती रहें। लेकिन ये एक ऑल आउट वार जिस तरीके से आपने 28 फरवरी के बाद देखी, उसकी सूरत शायद इख्तियार ना करे, क्योंकि अब मामलात को जो है वो सेटलमेंट की तरफ जाना है। और यही वजह है कि आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो उनके ट्वीट्स की जो हिद्दत है उसमें भी आप कमी देख रहे हैं, और इसी तरीके से जो उनकी धमकियां हैं, उन्होंने तो इस हद तक ख्वाहिश जाहिर की है कि वो मुज्तबा खामेनेई जो रहबर आला है नए, उनसे मुलाकात तक का इरादा रखते हैं और वो ख्वाहिश है उनकी कि उनके साथ मुलाकात हो। अच्छा मंसूर जाफ़र साहब, क्यों ये गुमान है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है? एक तरफ अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, दूसरी जानब सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए भी बेचैन है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि ईरान के साथ अगले हफ्ते मुआहदा हो जाएगा। क्या हालिया हमलों के बाद आपको मुज़ाकरात डीरेल होते हुए नजर तो नहीं आ रहे? देखिए, मुज़ाकरात तो अब मैं समझता हूँ एक ट्रैक पर हैं, और खासतौर पे आपने अगर रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्वीट्स देखी हों इन्हीं मुज़ाकरात के फ्यूचर के हवाले से, तो वो तकरीबन पिछले 4 दिनों से मुसलसल इस बात का इरादा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं। और यानी कल जो उन्होंने आखिरी बात कही, उन्होंने कहा ये मुज़ाकरात न सिर्फ आज जारी हैं बल्कि आइंदा भी जारी रहेंगे। इसके इन बयानात की रोशनी में और दूसरी तरफ से आपको वो जो एक नाम नहाद स्पॉइलर है, या हकीकी माने में जो स्पॉइलर है इसराइल, उसकी तरफ से भी इस मामलात में एक खामोशी, बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो मशहूर ज़माना कॉल के जिसमें उन्होंने
नेतन्याहू को बहुत खरी खरी सुनाई है और उनसे उनके साथ बड़ी ही जिसे कहना चाहिए रफ लैंग्वेज में जो है गुफ्तगू की है और उन्हें एक तरह उनका आईना दिखाया उन्हें कि उनकी हकीकत और बुकत क्या है कि जिस अमेरिका के सर पर वो ये सारा इतराते हैं और उस सपोर्ट पर वो जिस तरीके से इस वक्त लबनान के अंदर तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं और उन्हें इस हद तक सख्त कहा कि उन्होंने कहा कि आप दुनिया में तनहा होते जा रहे हैं और मैं अगर ना होता तो आप इस वक्त जेल में होते और मैं आपकी इस वक्त जान बचाने की जान खुलासी की जो कोशिश कर रहा हूँ वो आप लबनान पर आए रोज हमले और उसके अंदर दरअंदाजी के जरिए जो है अपनी जो बच्ची हुई बैन अवी सपोर्ट है वो भी खोते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा रिहॉर्ट्रेक है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से माजी में सुनने को मिला, लेकिन उसकी ये हिद्दत या शिद्दत नहीं थी जो इस वक्त उनकी टेलीफोनिक कॉल के जो मंदरजात जो है वो लीक हुए हैं उसमें बयान की जा रही है। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि बस हल्कों की तरफ से कि ये एक नूरा कुश्ती है, ये अपने अपने अवाम को और खासतौर पे उन लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने की एक कोशिश है कि जो मुज़ाकरात के अमल से बहुत सारी अपनी फ्यूचर या खासतौर पे जो स्टॉक मार्केट्स की जो रेट है उसको मैनिपुलेट करने की जो एक रिवायती कोशिश डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन इस बात में यकीनन सदाकत है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त इस कंबल से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कंबल जो है वो उनको बड़ी बुरी तरीके से वो चिमट चुका है और वो यकीनन अपनी शराइत पर ही उनकी जान छोड़ेगा। यही वजह है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात में जो एक तेजी भी है और बैक एंड डिप्लोमेसी भी अपनी जगह बड़ी कारगर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, माहिर मशरक़ वस्ता हमसे बात कर रहे थे। इधर अवाम ने बजट और हुकूमत ने 28वीं तरमीम से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वसाइल की तकसीम के फार्मूले को मुनसिफाना बनाए जाने तक अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं है। यूँ हुकूमत और अवाम के लिए रिलीफ पीपल्स पार्टी की हाँ से मशरूत है। MQM भी बजट के मौके पर अपनी शराइत मनवाने के लिए मैदान में आ गई है, लेकिन नून लीग के लिए बड़ा चैलेंज पीपल्स पार्टी को मनाना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मान गई तो MQM के बहुत से मुतालबात को तस्लीम किए जाने के हवाले से भी रास्ता निकल आएगा। पिछले 48 घंटों के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं, जिनमें पहला दौर मंगल को हुआ जबकि बुध के रोज 2 दौर हुए। ज़राए के मुताबिक मंगल को होने वाली बैठक नतीजा खेज नहीं रही थी। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस मुलाकात के अंदरूनी कहानी भी सामने आई। ज़राए बताते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की बजट मुज़ाकराती टीमों के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई, जिसके बाद शरीर रहमान ने मामला ठंडा कराया। इसहाक डार ने पीपल्स पार्टी और अरकान को यकीन दहानी कराई कि हम बजट दस्तावेजात पेश करने से कबल पीपल्स पार्टी को देंगे। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बजट का हजम समेत बजट की तफसीलात तलब करने के लिए मुराद अली शाह को भेजा। मुराद अली शाह ने वफाकी वजीर खजाना से सवाल किया कि बजट का कितना हजम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कहा कि शाह साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे मामला नहीं चलेगा, आप खुद बजट पेश कर दें। शरीर रहमान ने दोनों के दरमियान मामले को ठंडा करने की कोशिश की। इसहाक डार कुछ देर बाद मुज़ाकरात में पहुंचे तो वज़ीर आला सिंध ने इसहाक डार से भी बजट का हजम, अहदाफ और अदाद शुमार का मुतालबा किया, जिस पर इसहाक डार ने वज़ीर आला सिंध को बजट का हजम और अदाद शुमार देने का वादा किया। ज़राए बताते हैं कि इसहाक डार ने मुराद अली शाह से मुकालमा करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ अहदाफ पर इख्तलाफ है, जल्द ही इसको निपटा लेंगे। बुध के रोज मुज़ाकरात के दूसरे दौर में दोनों जानिब से अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी शरीर रहमान और नवीद कमर ने की, जबकि पीपल्स पार्टी के सवालों का जवाब देने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल इजलास में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया। इब्तदाई बातचीत के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के पास पहुंचे, क्योंकि इसहाक डार के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात में राब्ता कारी की वजह से वज़ारत ख़ारजा से निकलना मुमकिन नहीं था। ज़राए बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के वक्त में सेनेटर सलीम मांडवीवाला, सैयद नवीद कमर और शरीर रहमान शामिल थी, जबकि हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी और दीगर ने शिरकत की। ज़राए कहते हैं कि हुकूमती संजीदगी को देखते हुए लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में बजट और दीगर अमूर पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। कभी इम्कान है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में दिफा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए फंड्स निकालने के बाद वसाइल की तकसीम पर इत्तफाक हो जाएगा, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने पर डेडलॉक आ सकता है, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों को दे दिया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी से वफाक के पास ही रखना चाहती है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबों के पास जाने से सूबे इस प्रोग्राम का नाम तब्दील कर सकते हैं, जो इसे कबूल नहीं है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि प्रोग्राम सूबों के हवाले करने की सूरत में सूबाई हुकूमतों को पाबंद किया जाए कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं करेंगी।
ज़रा ये कहते हैं कि इस पर पेशरफ्त हुई तो रबा हफ्ते के आखिर में कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का खसूसी इजलास बुलाया जा सकता है। आईनी तरमीम का मरहला तय होने के बाद 10 से 12 जून को बजट पेश किया जा सकता है। अब देखना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठता है। ना चाहते हुए कहीं ना कहीं 28वीं तरमीम और बजट 2026-27 एक दूसरे से नत्थी नजर आ रहे हैं। असल मामला है क्या? वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब से बात कर लेते हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब, बजट पर पीपल्स पार्टी के ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दूर नहीं हो रहे, और ये डेडलॉक बजट पर है या जो बजट से पहले 28वीं तरमीम की हुकूमत की तैयारी है इस पर है? पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत के कोई डेडलॉक नहीं है। ये रूटीन का बिज़नेस है जो बजट के हवाले से मुशावरत का अमल है, जो वो पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। कोई डेडलॉक, कोई इख्तलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध में उनकी हुकूमत है, हमारे साथ इत्तेहादी है, तो सूबे के हवाले से या सूबे के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से ज़रूर बातचीत होती है। तो ये इंशाल्लाह खुश असलूबी से और वक्त पे बजट पेश होगा, और कोई ऐसी बार हुकूमत के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको मीडिया जिस तरह पेश कर रहा है। ये कमेटी हमारे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब की क़यादत में पहले भी एक बनी हुई है, और डे टू डे हो या पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के हवाले से हो या तरक्याती हवाले से, वो मीटिंग्स भी होती रहती है, मुशावरत भी होती रहती है। वही रूटीन का अमल है जो जारी है। ठीक है, आपको ये रूटीन का अमल लग रहा है। लेकिन जितने भी बिलावल साहब गिलगित बल्तिस्तान में जलसों से खिताब कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं 28वीं तरमीम से जुड़े हुए नज़र आते हैं, NFC अवार्ड से जुड़े हुए नज़र आते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से बात कर रहे हैं। हालांकि 26वीं तरमीम में भी वो इन्हीं हकूक़ की बात कर सकते थे, 27वीं तरमीम में भी शर्त रख सकते थे। दोनों तरफ यही मौजूद है जिनकी बिना पर यह तरमीम हुई। हुकूमत NFC में रद्दोबदल करना चाहती है, सूबों का शेयर कम करना चाहती है, ज़रा थोड़ा ये बता दें ताकि थोड़ी सी तसल्ली GB वालों को भी हो जाए। देखिए, पहली बात यह कि GB में इलेक्शन हो रहा है और हम अलग अलग जमातें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो इंतखाबी मुहिम वहाँ चला रहे हैं, जलसों से खिताब कर रहे हैं, और इंतखाबी जो जलसे होते हैं उसमें जो लीडरशिप है, इस तरह की खिताबात करना ये उनका अपना, जो भी जिस तरह हमारे पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि मैं किसी और की बुराई करके या कोई बात करके नहीं, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लेते हैं। तो हर किसी का अपना अंदाज है, तरीक़ेकार है। नहीं, आपने कहा इलेक्शन की कैंपेन में ये सब कहते हैं, तो आप समझते हैं बिलावल साहब गुमराह कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को, गलत बयानी कर रहे हैं उनके सामने जो वादे कर रहे हैं? देखें, बिलावल भुट्टो साहब को ये तो तय है, जैसे 26वीं तरमीम आई, 27वीं भी आई, अगर 28वीं की भी हुकूमत को यहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर होगी। जिस तरह 27वीं 26 में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो बिल था MQM का, वो रह गया। मगर मैं आपको ये बताऊं, आज तक जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, हुकूमत के पास काबीना के अंदर, हमारी पार्लियामानी पार्टी के अंदर कोई ऐसी गुफ्तगू 28वीं तरमीम का मसौदा कोई जिस पे गौर किया जा रहा हो या कोई बात हुई हो हुकूमत की तरफ से, ये अफवाहें मीडिया पे हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि आने वाली तरामी में ये हो जाए, तो ये तो बात कर सकते हैं, वो हमारा इत्तेहादी है। अगर कोई तजवीज़ उनके पास होगी GB के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से 28वीं तरमीम में, तो ज़रूर जब भी तरमीम होगी तो मुख्तलिफ जो ख्वाहिशात हैं, आरा है, जो सूबों के लिए, जो जिस तरह हम चाहते हैं कि GB को जिस तरह NFC अवार्ड में शामिल किया जाए, तो ये राय है जमातों की। मगर मैं आपको टिल टुडे कोई ऐसी 28वीं तरमीम के वाले जिस तरह बातचीत की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया भी जा रहा है, मैं तो कहता हूँ हसास मामले में जिस तरह कह रहे हैं कि सूबे बन रहे हैं, कोई कहता है जो जिसकी ख्वाहिश है वो अपना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इज़हार कर रहा है। मगर अच्छा, ख्वाहिशों से याद आया सर, आपके एक इत्तेहादी हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो आपके दोस्त हैं उधर, निहाल हाशमी साहब जो गवर्नर हैं, वो कह रहे हैं कि बजट मंजूरी के लिए कामरान टेसोरी की बतौर गवर्नर बहाली हमारी रेड लाइन है। क्या कामरान टेसोरी वाकई इतनी बड़ी रेड लाइन है और वफाक ये मुतालबा मान लेगा? मेरे ख्याल में देखें,
ये पहले तय था जब हुकूमत साजी हो रही थी 2024 के इलेक्शन के बाद के बलूचिस्तान और सिंध में PMLN का गवर्नर लगेगा। उस वक्त कामरान टिसोरी साहब की अपॉइंटमेंट हो चुकी थी, वो मौजूद थे, अच्छा काम कर रहे थे। हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बेहतर समझा, उसको कंटिन्यू किया। जब वक्त आया हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर निहाल हाशमी साहब की अपॉइंटमेंट का ऐलान हुआ, उसकी तकर्री हुई। ये MQM का मैं समझता हूँ सरबराह खालिद मकबूल साहब है। फ़ारूक सत्तार की ज़ाती राय हो सकती है, मेरी ज़ाती राय हो सकती है, मगर दोनों जमातों के दरमियान गवर्नरशिप के मामले पे कोई इख्तलाफ नहीं है MQM से हमारा। कामरान टिसोरी साहब मेरे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उसकी सलाहियतें, उसका काम से मैं कोई भी इनकारी नहीं है। मगर बात यह कि जिसका फ़ैसला नवाज शरीफ साहब ने किया है, निहाल हाशमी साहब का गवर्नर की तकर्री का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया है और सोच समझ कर किया है। और ये ज़रूर बात MQM को भी पता है कि PMLN अपना गवर्नर लाना चाहती है। तो मैं समझता हूँ इस पर भी कोई हमारा बतौर जमात MQM और PMLN हुकूमत में कोई भी ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और ऐसे वक्त में जब बिजली और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने अवाम बिलखसूस काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा किया है, ज़राई शोबा जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, आइंदा बजट में रिलीफ का मुंतज़िर है। नए माली साल में ज़राई शोबे की शरह नमू का हदफ 3.8% रखने की तजवीज़ तो ज़ेर गौर है। ताहम गुज़िश्ता माली साल में ज़राई शोबे के लिए 4.5% का हदफ रखा गया था, लेकिन हालिया दादोशुमार के मुताबिक ये शोबा सिर्फ 2.9% तक ही तरक्की कर सका। इकनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक अहम फसलों की मजमूई पैदावार में 6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सर्वे में ज़राई शोबे की बेहतरी को मुल्की मईशत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हौसला अफजा करार दिया गया है। दस्तावेज़ के मुताबिक गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा देखने में आया। गंदम के ज़ेर काश्त रकबे में 4.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके नतीजे में पैदावार 4.3% बढ़कर 2,96,00,000 टन तक पहुँच गई है। माहिरीन के मुताबिक बेहतर मौसमी हालात और ज़रई सहूलियात की फराहमी ने गंदम की पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक चावल की काश्त का रकबा कम होने के बावजूद पैदावार में 2.8% इजाफा हुआ, जो ज़रई शोबे की बेहतर पैदावारी सलाहियत की अक्कासी करता है। इसी तरह गन्ने की पैदावार में भी 6.2% नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया और मजमूई पैदावार 8,94,00,000 टन तक पहुँच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर फसलों के शोबे ने मजमूई तौर पर 2.4% नमू हासिल की। ताहम सबसे नुमाया कामयाबी चने की पैदावार में देखी गई, जहां रिकॉर्ड 50.4% इजाफा सामने आया। ज़रई माहिरीन के मुताबिक चने की पैदावार में यह गैर मामूली इजाफा किसानों के लिए खुशाइंद खबर है और दालों की मकामी दस्तियाबी में बेहतरी लाने में मददगार साबित होगा। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक आलू, आम, केले, हल्दी और मिर्चों की पैदावार में भी खातिर ख्वाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे बागबानी और नकदावर फसलों के शोबे में बेहतरी के आसार नुमाया हुए हैं। दूसरी जानिब मकई और कपास की पैदावार में मामूली कमी देखी गई है, जबकि कॉटन जिनिंग और दीगर मुतफर्रिक ज़रई शोबों की शरह नमू सिर्फ 1.1% रही। रवा माली साल अहम फसलों की मजमूई पैदावार में इजाफा तो हुआ, ताहम पैदावारी लागत में बेतहाशा इजाफा, हुकूमती खरीदारी में कमी और मंडियों के खुले रुझान के बायस किसानों की इनकी फसल की मुनासिब कीमत नहीं मिल सकी। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का एक बुनियादी सतून है जो मुल्की GDP में तकरीबन 22 से 24% हिस्सा डालती है और तकरीबन 37% अफरादी क़ुव्वत को रोज़गार फराहम करती है। अगरचे खिदमात और सनती शोबों की तरक्की के बायस मजमूई मईशत में इसका तनासुब कम हुआ है। ताम हकीकत यह है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी बुनियाद आज भी ज़राअत पर ही कायम है। मुल्क का सबसे बड़ा बरामदी शुबा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बराह रास्त कपास पर इन्हसार करती है, जबकि चावल की बरामदात कीमती ज़र मुबादला का अहम ज़रिया है। इसी तरह लाइव स्टॉक दही मईशत और आमदनी में कलीदी किरदार अदा करता है। इस अहमियत के बावजूद ज़रई शोबा तवील अरसे से पसमानदगी का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह मौसर और तवील मुद्दती ज़रई मनसूबाबंदी का फुकदान है, जहाँ हुकूमतें अक्सर जामे इस्लाहात के बजाय वक्ती सब्सिडीज़ और सियासी नोयत के पैकेजेस तक महदूद रहती है। पानी की बद इंतज़ामी भी एक संगीन मसला बन चुकी है। दुनिया के बड़े आबपाशी निज़ामों में शुमार होने के बावजूद पुरानी नहरें, पानी की चोरी, ज़ख़ीरा करने के महदूद सलाहियत और मौसमियाती तब्दीलियाँ इस निज़ाम की कारकर्दगी को मुतासर कर रही हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़रई शोबे में जदीद पॉलिसीज़ और टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। बजट 2026-27 से मुतालिक हर मकतबा फ़िक्र अपनी कहीं ना कहीं मुबहमी सही डिमांड ज़रूर रख रहा है। ऐसे में किसान क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम बात कर लेते हैं खालिद खोखर साहब, सदर हैं किसान इत्तेहाद के। खालिद खोखर साहब, मौजूदा महंगाई और पैदावारी लागत में इजाफे के तनाजुर में आइंदा बजट में जो काश्तकार हैं
वो हुकूमत से किस किस्म की उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, किन चीज़ों पे उन्हें रिलीफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनकी तरफ से? जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला ही पैदावारी लागत है, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जो हमें DAP को 7 से 8 हज़ार रुपये मिल रही थी, आज उसका रेट 17,500 रुपये है। यूरिया जो हमें 2,000 की मिल रही थी, उसका रेट है 4,500 रुपये रेट है। बिजली का यूनिट जो 5 रुपये 35 पैसे था, आज 40 से 50 रुपये उसका रेट है। इसी तरीके से जो 150 रुपये लीटर होता था डीज़ल, आज उसका 300 रुपये से ऊपर डीज़ल का रेट चला गया जी, यानी 382 रुपये लगभग मेरा ख्याल में इस वक्त डीज़ल का रेट है। तो काश्तकार के लिए ये पैदावारी लागत बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल है, और फिर उसके साथ साथ जब पैदावारी वो लागत कर बैठता है तो उसको उसके साथ कम से कम 25% प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन हुकूमत उसमें भी उसका साथ नहीं देती। आपके सामने पिछले 2 सालों में गंदम में हमें 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ, कपास का रेट ना मिला, आलू का काश्तकार तो बिल्कुल ही मर गया, मटर, गाजर, मूली, ये सारे काश्तकार मर गए फाइनेंशियली तौर पर, इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उससे मुल्क का क्या नुकसान हुआ? मुल्क का नुकसान ये हुआ कि जब उसको पैदावारी लागत वापस ना मिली, अगली फसलों पे वो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र ना कर सका, आपकी पैदावार में कमी आ गई। आज आप सोच रहे हैं कि हम गंदम बाहर से कोई कम से कम 3 मिलियन टन बाहर से इंपोर्ट करें। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि काश्तकार के पास पैसे नहीं थे। अगर उसको पैसे मिलते, जिस तरीके उसे 2023 में अगर 3900 रेट मिला था, उसका रिजल्ट क्या मिला कि अगले साल अवाम ने आपको ग्रोथ दी 6.25, उससे अगले साल जब हमें रेट ना मिला तो ग्रोथ कहाँ आ गई? अभी आप जो ग्रोथ ये कह रहे हैं कि ये 0.56 है, एक्चुअली ये बिल्कुल गलत है। 5 मेजर फसलों की जो ग्रोथ है वो -13.49 यानी है। जो 0.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, ये जो ये कह रहे हैं नवाब माली साहब, ये गलत है। ये लाइफ स्टॉक को मिला के है। जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो -13.49 है। यानी कि आप हर साल आबादी में एक तूफान ला रहे हैं, एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड करें इस मुल्क में, और आपकी एग्रीकल्चर में ग्रोथ अगर माइनस में है तो मुल्क कैसे चलेगा? इस वक्त मैं आपको अर्ज़ करूँ, पूरी दुनिया में 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी। हम 2012 से कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी किसान, बॉर्डर सिक्योरिटी जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। मैं तो इस बजट में हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दोनों को तरजीहात में रखें। हम ज़राअत के ऊपर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम ज़राअत एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में तकरीबन 27-28 हज़ार अरब की प्रोड्यूस देते हैं आपको, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या है? ना होने के बराबर है। आप रिसर्च के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, ना होने के बराबर है। ब्राज़ील ने क्यों चंद सालों में तरक्की की? उसका 1.75 है। अब बिजली का रेट देख लें, अगर 5 रुपये 35 पैसे से उठ के वो 40 से 50 रुपये में चला गया। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा रेट हमेशा इंडस्ट्री से 1/3 होता था, अब इंडस्ट्री से हम ज़्यादा पे कर रहे हैं इस वक्त। अभी एक रात को प्रोग्राम, मालिक साहब के प्रोग्राम में फेडरल मिनिस्टर अवैस लगारी साहब कह रहे थे कि हमने कुछ रिलीफ दिया था, 34% हमने रिलीफ दिया इंडस्ट्री को, ठीक है, 16% हमने घरेलू को डोमेस्टिक को दिया है, और प्रोटेक्टेड फार्मर को हमने 33% दिया है। और पता है सबसे एग्रीकल्चर आखिर पे थी, 14% उसको भी रिलीफ दिया है। यानी कि ज़राअत को जिसको पहले नंबर पे होना चाहिए, पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। इस वक्त मैं आपको अर्ज करूँ, जब खालिद साहब मुझे एक सीधे सवाल करना है, अगर हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी, सब्सिडी, मुनसिफाना मार्केट सिस्टम अपनाए तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि ज़रूरी पैदावार और किसान की आमदन दोनों में कोई हकीकी बेहतरी आ सकती है कि नहीं? इसके अलावा भी कुछ मैं पहली चीज़ तो ये कह रहा हूँ कि अगर आज हुकूमत एक चीज़ कर ले कि एक प्राइस कमीशन बनाए, इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन हो, जो काश्तकार की पैदावारी लागत निकाल के 25% प्रॉफिट के साथ हर फसल को उसको रेट दे, अगले साल आपकी 25% पैदावार खुद ब खुद बढ़ जाएगी, काश्तकार उसको बढ़ा देगा। ठीक है, उससे क्या होगा? जब काश्तकार के पास पैसे आएंगे, वो जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, जदीद मशीनरी की तरफ जाएगा, बेहतर सीड इस्तेमाल करेगा, वो बैलेंस यूज ऑफ पंजाब हुकूमत कह रही है बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करेगा। ठीक है सर, मगर ये पंजाब हुकूमत कह रही है कि 8,32,000 से ज्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए हैं, इससे किसानों को कितना फायदा हुआ है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, किसान कार्ड क्या है जी? वो एक कर्जा है। अगर एक काश्तकार को 1,00,000, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए कर्जा मिलता है जो उसने वापस करना है, उसने फसल बोई, अगर उस फसल में उसको नुकसान हो गया, उसके लिए तो वो जो अदा करना है कर्जा, वो भी जेवर बेच के अदा करेगा। काश्तकार को इस वक्त खैरात नहीं चाहिए, काश्तकार को उसकी फसल की सही कीमत चाहिए बस, ठीक, जो पूरी दुनिया के काश्तकार को मिलती है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। जनूबी अफ्रीका में इन दिनों एक ऐसी तहरीक जोर पकड़ रही है जिसने वहां मुकीम लाखों गैर मुल्कियों, खुसूसन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सोमाली और दीगर अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। मार्च एंड मार्च तहरीक, जो खुद को एक शहरी हकूक और इमिग्रेशन इस्लाहात की तहरीक करार देती है, मार्च एंड मार्च तहरीक के रहनुमा
जनूबी अफ्रीका में बेरोजगारी, जराइम और मुआशी मसाइल का जिम्मेदार गैर मुल्की तारकीन वतन को करार देते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वो जनूबी अफ्रीका में कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को भी निशाना बना रहे हैं। हकीकत यह है कि मार्च एंड मार्च तहरीक के रहनुमा जेनोफोबिया का शिकार है। वो अपनी सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों को तलाश करने और अपनी गलतियों को ठीक करने की बजाय वो उन लाखों गैर मुल्कियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक यही गैर मुल्की जिनके खिलाफ मार्च एंड मार्च तहरीक सरगर्म है, दर हकीकत जनूबी अफ्रीका की मीशत का इंजन है, जिसमें बड़ा हिस्सा पाकिस्तानियों का है। मार्च एंड मार्च तहरीक के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हालिया हफ्तों में मार्च एंड मार्च तहरीक ने 30 जून की डेडलाइन देते हुए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया है और ऐलान किया है कि अगर गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के मसले पर कार्रवाई ना हुई तो मुल्कगीर एहतजाज और शटडाउन किया जाएगा। अगरचे हुकूमती सतह पर बारहा ये वाज़ेह किया गया है कि कानून के दायरे में रहने वाले अफराद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जबकि सदर सिरिल रामाफोसा ने जेनोफोबिया और गैर मुल्कियों के खिलाफ तशद्दुद की भी मजम्मत की है। लेकिन मसला सिर्फ सियासी नहीं बल्कि समाजी भी बनता जा रहा है। जून का आगाज़ होता ही जोहानिसबर्ग समेत दीगर बड़े शहरों में पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्कियों की दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करने के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। बास मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए हैं। हालिया दिनों में मोज़म्बिक समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों की वापसी के लिए इक़दाम भी किए हैं। बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जनूबी अफ्रीका हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन जेनोफोबिया का शिकार जनूनियों को लगाम डाले। जनूबी अफ्रीका में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा किया है कि वो इस मामले को जनूबी अफ्रीका की हुकूमत के साथ उठाएं। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनकी अक्सरियत तजारत और कारोबार से वाबस्ता है। पाकिस्तानी ताजरों ने खास तौर पर टाउनशिप इलाकों में ग्रॉसरी स्टोर, जनरल स्टोर, मोबाइल फ़ोन शॉप, दरामदी और बरामदी तजारत, होल सेल कारोबार और रेस्टोरेंट्स के शोबों में नुमाया मकाम हासिल किया है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे मार्च एंड मार्च तहरीक का हदफ वज़ाहिर गैर कानूनी तारकीन वतन है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ में कानूनी दस्तावेज़ात रखने वाले गैर मुल्की भी खौफ और गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तानी ताजरों को सिक्योरिटी खदशात, कारोबारी सरगर्मियों में रुकावट, इजाफी जांच पड़ताल और बाज़ इलाकों में समाजी दबाव का सामना है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जनूबी अफ्रीका को एक तरफ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के मसले से निपटना है तो दूसरी तरफ इसे इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के जानो माल और कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि यही तबका जनूबी अफ्रीका की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या जनूबी अफ्रीका की हुकूमत बढ़ती हुई कशीदगी को कंट्रोल कर पाएगी? क्या पाकिस्तानी बरादरी के खदशात दूर होंगे और क्या 30 जून के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है? साउथ अफ्रीका में इस वक्त इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है। इस पर बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग से शाहिद चौहान साहब, एक सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौहान साहब, जनूबी अफ्रीका में इमिग्रेंट्स के खिलाफ चलने वाली मार्च एंड मार्च तहरीक क्या है और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तारकीन वतन को किन किन चैलेंजेस का सामना है? जी बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो साउथ अफ्रीका में इस वक्त हालात चल रहे हैं उस हवाले से मुझे मौका दिया कि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं। सर, साउथ अफ्रीका में ये जो इस वक्त मामलात जो पाकिस्तान तक खबरें पहुंची हैं, ये पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही हैं। ये काफी हॉट इस वक्त इशू है साउथ अफ्रीका के हवाले से, और ये जो इशू है ये आज का नहीं है। मैं गुज़िश्ता 25 बरस से साउथ अफ्रीका में मौजूद हूँ और ये गुज़िश्ता 20 बरसों से ये इस तरह के हालात ऑन एंड ऑफ ये चलते रहते हैं यहाँ पे। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, ये हर 2-3 साल के बाद इस तरह का यहाँ के जो लोग हैं, मुकामी जो सियाफाम हैं, उनका फॉरनर्स के खिलाफ एक एहतजाज वो करते हैं और बाकायदगी से, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीका जो है वो यहाँ पे एक तहरीक आज़ादी चलती रही है और साउथ अफ्रीका 94 में आज़ाद हुआ और उस वक्त जो यहाँ पे गोरे लोग थे उनकी हुकूमत होती थी उससे पहले। तो इन लोगों के अंदर अभी जो यहाँ की मुकामी कम्युनिटी है, अभी ये चीज़ अभी रिवर्स हो रही है कि अभी ये इन लोगों के अंदर दूसरी जो कौमें हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके खिलाफ एक नफरत पाई जाती है। लेकिन ये सिर्फ दूसरे कलर के लोगों के लिए नहीं है, ये जो अफ्रीका रीजन के जो बाकी कंट्रियों के लोग हैं, ये ज्यादातर इनका जो टारगेट है वो अफ्रीका के अंदर जो दूसरे कंट्री हैं, जैसे नाइजीरिया हो गया, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, उसके बाद जिम्बाब्वे है जो साउथ अफ्रीका का नेबर कंट्री है। तो यहाँ के साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं
इनका ज्यादा टारगेट वो लोग हैं, ये ज्यादा उनके खिलाफ होते हैं इनका। मगर सर ये जो खबरें आ रही कहना है- हैं, सर ये जो खबरें आ रही हैं कि पिछले जी। दिनों जोहानिसबर्ग में पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के तारकीन वतन की दुकानों पर हमले किए गए हैं, उन्हें जलाया गया है, आपके पास क्या मालूमात है? सर यहाँ पे कोई ऐसी जोहानिसबर्ग के अंदर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसके अंदर पाकिस्तानियों की या किसी की दुकान को कोई नुकसान पहुंचा हो। हाँ, अलबत्ता ये तकरीबन 1 माह हो गया है ये तहरीक जो मार्च एंड मार्च जो ये यहाँ पे शुरू हुई है। ये यहाँ पे बेसिकली ये जो इनके जो स्याह फार्म हैं ये ये कह सकते हैं कि जो यहाँ का मुकामी लोग हैं, ट्रेडिशनल लोग हैं, ये उनकी तरफ से एक कैंपेन शुरू की गई है और जिसको नाम दिया गया है मार्च एंड मार्च। उनका कहना यह है कि मार्च एंड मार्च इसलिए रखा गया है कि जब तक यहाँ साउथ अफ्रीका तमाम गैर मुल्कियों से आज़ाद नहीं हो जाता, ये मार्च हमारा कंटिन्यू रहेगा, इसलिए मार्च एंड मार्च के नाम से शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ पे लूट मार का सिर्फ अभी तक 1 माह के अंदर लूट मार का एक ही वाकया पेश आया है। वो यहाँ का एक शहर है एस्कोट। एस्कोट के अंदर वहां पे इन्होंने तकरीबन कोई 30-40 दुकानें थी जिनके ऊपर यहाँ के जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने उसके ऊपर हल्ला बोला, उनकी दुकानों को लूटा गया और सारा सामान वो ले गए। शाहिद चौहान साहब जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।